हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी स्टडी कॉर्नर में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक शब्द भेद के बारे में करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द की परिभाषा क्या है। तो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थिक इकाई क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। और भारतीय संस्कृति में शब्द को ब्रह्मा कहा गया है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो यहाँ पे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि शब्द होता क्या है? तो वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसी हम क्या बोलते हैं? उसी हम शब्द बोलते हैं। और जब शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पद के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे कि जो शब्दों का वर्गीकरण है उसके बारे में देखेंगे। तो अलग अलग तरीके से इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्रोत के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद हैं। फिर हम देखेंगे कि रचना के आधार पर शब्द के कौन से भेद हैं। फिर अर्थ के आधार पर, फिर हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर जो है शब्द के कितने और कौन कौन से भेद हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द के भेद कितने हैं। हम कह सकते हैं स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो है कितने भेद है? इसके 4 भेद है। कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहले तत्सम शब्द, दूसरा कौन सा? तत्भव शब्द, तीसरा कौन सा है? विदेशी या विदेशी शब्द, और चौथा कौन सा हमारे पास? देशीय शब्द या फिर देशी शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लिए, मतलब जो बिना परिवर्तन के लिए लिए गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब तत्सम शब्द वह शब्द है जो हिंदी में डायरेक्ट बिना परिवर्तन के आपके संस्कृत से आ चुके हैं, आए हैं या लए गए हैं, वही हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है। ऐसी जो तत्भव शब्द होते हैं वो कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से अपना रूप बदलकर किस में आए हैं? हिंदी में आए हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत से अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो तत्सम शब्द देख लेते हैं पहले कौन से हमारे पास। तो तत्सम शब्द जैसे हो गया अग्नि हो गया, क्षेत्र हो गया, वायु हो गया, रात्रि हो गया, सूरज हो गया। तो ये तो है हमारे कौन से संस्कृत के शब्द जो जिसे हम हिंदी में जब प्रयोग करते हैं तो इन्हें हम तत्सम शब्द बोलते हैं, क्योंकि संस्कृत में भी इसका पैसे प्रयोग किया जाता है जैसे हिंदी में किया जाता है। लेकिन जब हम इनका रूप बदलकर इनको हिंदी में प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? तत्भव शब्द बोलते हैं। जैसे अग्नि संस्कृत का शब्द है और ऐसे ही आग जो है हमारा हिंदी का शब्द है और अपना रूप बदल कर आया, इसीलिए आग यहाँ पे क्या हो गया? तद्भव शब्द हो गया। ऐसी क्षेत्र से कौन सा बना? खेत। ऐसी रात्रि से क्या बना? रात। ऐसी सूर्य से क्या बना? सूरज। तो यहाँ पे आग, खेत, रात और सूरज ये जो है ये संस्कृत से अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए हैं, इसीलिए ये कौन से शब्द हुए? तद्भव शब्द हुए। फिर आते हैं विदेशी या विदेशी शब्द। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके ऊपर विदेशी भाषाओं का असर होता है, यानी कि जो विदेशी जातियों के संपर्क में आने से हिंदी भाषा में भी जो है प्रयोग इनका किया जाने लगा है, ये वह शब्द होते हैं। ठीक है। हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। देशीय शब्द कौन से होते हैं? देशीय शब्द वह शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, यानी कि लोगों ने अपने हिसाब से ही प्रचलित किए हुए जो शब्द होंगे वही हमारे क्या होते हैं? देशीय शब्द होते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल, पगड़ी हो गई, गाड़ी, थैला, पेट, खटखटाना, भिन भिनाना। जो ऐसे शब्द होते हैं ना, ये कौन से शब्द होते हैं? ये देशीय शब्द होते हैं जो स्थानीय लोगों के द्वारा जो है प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए दूसरा हमारे पास कौन सा आ गया। एक और देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बता देता हूँ। यहाँ पे एक हमारे पास होता है संकर शब्द भी होते हैं। कौन से होते हैं? एक हमारे पास आते हैं संकर शब्द। ठीक है। जैसे तत्सम तत्व ऐसे संकर शब्द होते हैं। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो या दो से अधिक भाषाओं से, जो दो या दो से अधिक भाषाओं के मेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए ध्यान से एग्जांपल लेते हैं, रेलगाड़ी। कौन सा आ गया? रेलगाड़ी। तो यहाँ पे रेल प्लस गाड़ी, इनसे एक नया शब्द बना, कौन सा? रेलगाड़ी। तो यहाँ पे रेल जो है वो किसका शब्द है? वो अंग्रेजी का शब्द है। और यहाँ पे जो गाड़ी है ये किसका शब्द है? ये हमारा जो है देशीय शब्द है। ठीक है। तो यहाँ पे दो अलग अलग भाषाओं से एक शब्द बना, इसी को हम बोलते हैं संकर शब्द। संकर शब्द वह शब्द होंगे जो अलग अलग लैंग्वेज से मिलकर एक नया शब्द आएगा ना, उसी को हम बोलते हैं संकर शब्द। आगे चलते हैं।
आगे आगे हमारे पास व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, या हम कह सकते हैं रचना के आधार पर, या इसको बोल सकते हैं क्या, रचना के आधार पर, या बोल सकते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इसमें कितने भेद होते हैं, इसमें कुल 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, इसमें रूढ़ शब्द होते हैं, एक होते हैं हमारे पास कौन से, योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रूढ़ शब्द देख लेते हैं कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द के बारे में जान लेते हैं। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के जोग से न बने हों, मतलब 2 अलग अलग शब्दों से न बने हों और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों। मतलब कहने का यह है कि वो किसी विशेष 2 अलग अलग शब्दों से नहीं बने हैं, लेकिन जब फिर भी लेकिन वो किसी न किसी अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके टुकड़े को करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कल, पर, है ना, आज, ये शब्दों के अर्थ तो होते हैं कोई ना कोई, लेकिन जब इनको तोड़ने से क और ल को अलग अलग कर दो तो यहाँ पे इनका अलग से कोई भी मतलब नहीं होता है। लेकिन जब ये दोनों साथ में आते हैं कल, तो यहाँ पे इसका कोई ना कोई अर्थ प्रकट होगा। ठीक है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। रूढ़ शब्द मतलब जिनके टुकड़े होने पर अपने अर्थ को खो बैठते हैं। ठीक है, अगला देखिए कौन सा आ गया, योग रूढ़ यौगिक शब्द देख लेते हैं फिर ना, कौन से, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि शब्द कई सार्थक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, या फिर कह सकते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। इसमें देखिए जैसे देवालय, देवालय किससे बना हुआ है, देव प्लस आलय से बना हुआ है, यानी कि देवों का घर। क्या आलय का अर्थ क्या होता है, घर। आलय का अर्थ क्या होता है, घर, या हम गृह बोल सकते हैं, यानी कि किसका गृह या घर, देवों का घर। आगे देखिए कौन सा, राजपुरुष, क्या आएगा यहाँ पे, राजपुरुष, तो राजा का पुरुष। अगला कौन सा आएगा, हिमालय, हिम का आलय, कौन सा आ गया, हिम का आलय। आगे देखिए कौन सा, देवदूत, देवदूत 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना हुआ, किससे, देव और दूत से। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये जो यौगिक शब्द होते हैं, जब इनको अलग अलग करके लिखते हैं, जैसे हिम प्लस आलय को हमने अलग अलग किया ना, हिम और आलय को, तो इनका आलय और जो हिम का अर्थ है वो वही रहता है। हिम का अर्थ बर्फ ही रहेगा, आलय का अर्थ क्या होगा, घर ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। इनका अलग अलग करोगे तब भी अर्थ वही रहता है, इनको आप इकट्ठा करके लिखोगे तब भी वही अर्थ रहता है, इनमें कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन अब ये बात आती है यहाँ पे योग रूढ़ शब्दों में। जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ना, इनको देखिए ध्यान से, ये वे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं, मतलब 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होंगे, किंतु इनका जो सामान्य अर्थ होता है ना, वो ये उसको प्रकट नहीं करते हैं। मतलब सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मतलब कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पंकज, तो ये बना किससे, ये पंक प्लस ज से बना हुआ है, पंक प्लस ज से। यहाँ पे पंक का अर्थ क्या होता है, पंक का अर्थ होता है कीचड़, क्या होता है, कीचड़, और ज का अर्थ क्या होता है, उगने वाला, क्या होता है, उगने वाला। तो बना क्या अर्थ इसका, कीचड़ में उगने वाला। पंकज का अर्थ क्या हो गया, कीचड़ में उगने वाला। तो कीचड़ में उगने वाला किसे हम बोलते हैं, कमल को बोलते हैं। तो यहाँ पे अर्थ क्या निकला इसका, पंकज का, कमल। जैसे देखिए दशानन, दशानन में देखो दश का अर्थ क्या होता है, 10, 10 का अर्थ क्या होगा, 10 प्लस आनन, 10 प्लस आनन। तो यहाँ पे आनन का अर्थ क्या होता है, सिर, और 10 मतलब क्या होता है, 10, जिसके 10 सिर होते हैं। तो आपके दिमाग में क्या आया होगा, एकदम से क्या आया होगा, रावण। तो यहाँ पे दशानन का अर्थ क्या होता है, इसका देखिए जब ये बना कैसे, 10 प्लस आनन से बना हुआ है, मतलब 10 है सिर जिसके, तो किसको बोलते हैं हम लोग, रावण को बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी आपके कुछ ऐसे नाम होंगे जो किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करेंगे, खासकर जो हमारे कौन से होंगे, याद रखना, ये जो हमारे होते हैं ना ऐसे, ये जो जोगरूढ़ शब्द होते हैं, इनके अंदर हमारा कौन सा समास होता है, इनके अंदर हमारा होता है बहुब्रीहि समास। तो आपको ये बात अभी के लिए याद रखनी है कि जो बहुब्रीहि समास होते हैं ना, वो कौन से शब्द होते हैं, ये दोनों जो शब्द होते हैं हमारे पास, ये योग रूढ़ी शब्द होते हैं, क्योंकि बहुब्रीहि समास के अंदर कोई अन्य ही अर्थ प्रकट होता है। जैसे एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा कौन सा, बीणा पानी, बीणा पानी। तो बीणा पानी किसको बोलते हैं, सरस्वती को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सरस्वती को बोलते हैं। जैसे नीलकंठ किसको बोलते हैं, नीलकंठ किसको बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, शिव जी को बोलते हैं। ऐसी पीताम्बर विष्णु कृष्ण को बोलते हैं ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसी चतुरानन किसको बोलते हैं, 4 है आनंद जिसके, यानी कि 4 सिर किसके है, ब्रह्मा के है। तो ऐसी जो शब्द होते हैं जिनसे कोई भगवान या देवी देवता से जुड़े हुए शब्द होते हैं ना, वो हमारे कौन से होते हैं, योग रूढ़ी शब्द होते हैं। आगे चलते हैं।
आगे देखते हैं हम थोड़े से ना विदेशी शब्द देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे अंग्रेजी के विदेशी शब्द कौन से हैं? कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न, डॉक्टर, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, बोतल। ये कौन से शब्द है? अंग्रेजी शब्द है। अब फारसी शब्द कौन कौन से ये आपको याद रखने हैं? अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर, गंदगी और चापलूसी। ये हमारे कौन से शब्द हुए? फारसी शब्द हुए। अब अरबी में भी देख लीजिए कौन कौन से? औलाद, अमीर, कत्ल। ये कत्ल इंपॉर्टेंट शब्द है। कलम, कानून, कानून इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे। खत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, है ना। ये फ़कीर, रिश्वत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना। ये औरत, कैदी, मालिक, गरीब। तो ये कौन से हो गए? अरबी के हो गए। तुर्की में इंपॉर्टेंट देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है हमारे पास कौन सा? कैंची। कौन सा है? कैंची। फिर चाकू, फिर तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर। ये तुर्की के शब्द हुए। फिर पुर्तगाली के कौन से हो गए? अचार, आलपीन, कारतूस, गमला इंपॉर्टेंट, चाबी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफ़ी, कमीज़। ये कौन से हो गए? तो ये हमारे कौन से हो गए? पुर्तगाली शब्द हो गए। फ्रांसीसी में कौन कौन से देख लीजिए। पुलिस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पुलिस फ्रांसीसी शब्द है। कार्टून, इंजीनियर और कर्फ्यू। फिर चीनी शब्द कौन कौन से? ये भी इंपॉर्टेंट है ना। चाय बहुत बार पूछा गया पेपर में कि चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। फिर लीची और तूफ़ान, ये भी इंपॉर्टेंट है। तूफ़ान भी किसका है? चीनी भाषा का शब्द है। फिर देखिए एक सुनामी पूछा जाता है आपसे कई बार। सुनामी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जापानी के अंदर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जापानी में कौन कौन से आते हैं आपके। एक तो सुनामी हो गया और एक रिक्शा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्शा और जो है सुनामी, ये दोनों कौन से होते हैं? जापानी भाषा के शब्द होते हैं। यूनानी के देख लीजिए कौन कौन से? टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा आदि। और डच में देख लीजिए कौन सा लिखा हमने? दम। तो ये जो है इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एक बार इसको रीड कीजिएगा आप। आगे चलते हैं। अब आता है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर बोलिए इसको, किसमें? वाक्य में प्रयोग के आधार पर जो भेद है वो कितने? 8। कौन कौन से है? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, विशेषण एडजेक्टिव, क्रिया वर्ब, क्रिया विशेषण एडवर्ब, संबंध बोधक प्रेपोजिशन, समुच्चय बोधक कंजक्शन हुई, और विस्मयादि बोधक कौन सा हुआ? हमारा इंटरजेक्शन हुआ। तो ये जो 8 भेद है ये किसके आधार पर है? वाक्य में प्रयोग के आधार पर जो है शब्द के भेद माने जाते हैं। अब इनको आगे ना अलग से डिवाइड किया गया है, यानी कि इसको हम विकार के आधार पर भी हम बता सकते हैं कि विकार के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद है। तो 2 है। कौन कौन से है? एक हमारा विकारी शब्द होता है, दूसरा हमारा कौन सा होता है? अविकारी शब्द होता है। ठीक है। तो यहाँ पे विकारी शब्द को देख लेते हैं होते क्या है। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन यानी कि इनके रूप में चेंज आएगा, बदलाव आएगा, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। या फिर जिनके रूप में विकार होता है, यानी विकार मतलब जिनके रूप में परिवर्तन होता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखो कुत्ता एक जातिवाचक संज्ञा है। देखिए विकारी शब्द कौन से होंगे हमारे, है ना। जातिवाचक, देखो विकारी शब्द में हमारे पहले 4 आते हैं। कौन कौन से? देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये जो आते हैं हमारे विकारी में आते हैं। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक किसमें आते हैं आपके? ये आते हैं हमारे क्रिया जो है विकारी शब्द के अंदर। जैसे कुत्ता देखिए कौन सी संज्ञा है? ये जातिवाचक संज्ञा है ना। तो कुत्ता में देखो विकार हो रहा है, कुत्ता से कुत्ते, मतलब बहुवचन बन रहा है ना। और देखिए आगे मैं से हम बन सकता है, ये भी बहुवचन बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या हो गया आपका? सर्वनाम हो गया। मतलब सर्वनाम में भी विकार होता है। और संज्ञा में विकार कैसे हुआ? क्योंकि कुत्ता एक संज्ञा, कुत्ता से कुत्ते बन गया, लड़का से लड़के बन जाएगा ना, लड़का से लड़की भी बन सकता है। विकारी शब्द वह शब्द होते हैं जिनके लिंग में परिवर्तन किया जा सकता है, जिनके वचन में परिवर्तन किया जा सकता है, या जिनके साथ कारक चिन्हों को प्रयोग किया जा सकता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या है? विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण। अच्छा से क्या बन सकता है? देखो अच्छा से अच्छे बन सकता है, अच्छा से अच्छी बन सकता है। लड़का हुआ तो अच्छा, लड़की हुई तो अच्छी बात है ना, अच्छी आएगा। तो इनमें भी लिंग परिवर्तन होता है और इनमें क्या होता है? वचन परिवर्तन भी होता है। जैसे खेलता से, देखो क्रिया शब्द है ये। खेलता क्या है? क्रिया है, क्रिया का शब्द है ये। तो खेलता से क्या बन जाएगा? खेलते। अगर ज़्यादा लड़के हुए तो खेलते बन जाएगा, अगर लड़की हुई तो खेलती बन जाएगा। यानी कि इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो हमारे पास अविकारी शब्द हुए, देखो विकारी में क्या क्या है हमारे? संज्ञा आई, सर्वनाम आया, ठीक है। कौन कौन सा आया हमारे पास?
संज्ञा आई, सर्वनाम आया, विशेषण आया और क्रिया आई। ठीक है, तो ये चार हमारे पास आते हैं किसके अंदर, विकारी शब्द के अंदर। कई बार ऑप्शन में आ सकता है आपको कि इनमें से कौन सा विकारी है और कौन सा विकारी है, तो हो सकता है 3 यहाँ से दे दें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, एक आधा दे दे उस तरफ से क्रिया विशेषण दे दें आपको। फिर बोलेंगे कि इनमें से कौन सा जो है वो विकारी शब्द नहीं है, जो इनमें से कौन सा विकारी शब्द है, तो याद रखने आपको चार कौन से विकारी में आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में कौन कौन से आएंगे, क्रिया विशेषण, यहाँ पे ऊपर देखिए 5वां, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये किस में आते हैं, आपके अविकारी शब्द में आते हैं। जिन शब्दों के रूप में देखिए अविकारी शब्द को देख लेते हैं, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई विकार नहीं होगा, ना ही लिंग पे लिंग का असर पड़ेगा, ना ही इसके ऊपर वचन का अर्थ पड़ेगा, जो वैसे या वैसे ही रहेंगे, तो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ देखो, एक लड़का हुआ, जैसे लड़का यहाँ खड़ा है, अगर लड़की हुई तब भी क्या बोलेंगे, लड़की यहाँ खड़ी है, तब भी यहाँ आएगा। अगर ज़्यादा लड़के हुए तो लड़के यहाँ खड़े, तो यहाँ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, अविकारी शब्द हो गया। किंतु में भी ऐसे कोई परिवर्तन नहीं आता है, नित्य में भी नहीं आता है, हे अरे, ऐसे शब्द जिनमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो जैसे या वैसे ही प्रयोग होंगे, जिसमें कोई विकार नहीं होगा, वो हमारे कौन से कहलाएंगे, अविकारी शब्द कहलाएंगे। इनके ऊपर कोई भी लिंग, वचन या कारक चिन्हों का कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है अपने। आगे चलते हैं। अब देखिए, अर्थ की दृष्टि से हमारे पास शब्द के भेद, एक होते हैं सार्थक शब्द, दूसरे हमारे पास कौन से होते हैं, निरर्थक शब्द। देखो, सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, सार्थक मतलब सह अर्थ, जो अर्थ के साथ हो। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो, है ना, वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी का मतलब होता है पानी, ममता, डंडा, ये सब का मतलब होता है। लेकिन जो निरर्थक शब्द होते हैं इनका कोई मतलब नहीं होता है ना, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो, रोटी वोटी, तो रोटी का तो मतलब है, लेकिन साथ में जो वोटी शब्द है ये क्या है, ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे ही पानी देखो, पानी वानी, पानी का अर्थ तो होता है लेकिन वानी क्या, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे डंडा वंडा, डंडा का अर्थ होता है लेकिन वंडा का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो ये कौन से हुए हमारे, देखो रोटी, पानी और डंडा, ये तो थे सार्थक शब्द, लेकिन इनके साथ क्या है, वोटी, बानी और वंडा, ये जो है हमारे कौन से शब्द हुए, निरर्थक शब्द हुए। अब देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद देख लेते हैं। अलग से भी कई बार क्वेश्चन आया, एक बार क्वेश्चन आपको आया कि अर्थ के आधार पर जो शब्द के कितने भेद है, तो याद रखना आपने कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, विपरीत शब्द या विलोम शब्द, समरूप शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये हमारे पास होते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको अलग से पढ़ना पड़ता है, हमारा वोकैब का पोर्शन होता है ये वाला। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं, हम देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सूर्य, सूर्य को हम किस किस नाम से जानते हैं, सूर्य को रवि के नाम से जानते हैं, सूरज के नाम से जानते हैं, भास्कर के नाम से जानते हैं, आदित्य के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये सभी किसके शब्द है, ये सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द है। किसके है, सूर्य के ही पर्यायवाची शब्द है। ऐसी पर्वत के देख लो आप, और आपके कौन से आगे, पृथ्वी के आगे। पृथ्वी को जैसे देखो भूमि, धरा, वसुधा और धरती के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आगे, विलोम शब्द क्या होते हैं, यानी कि इनका अपोजिट जो है शब्द होते हैं, एंटोनिम्स कहते हैं, या फिर इनके विपरीतार्थक शब्द भी बोला जाता है। जैसे अमृत का उल्टा क्या होता है, विष होता है। सम्मान का उल्टा क्या होगा, अपमान होगा। यानी कि प्रश्न का विलोम शब्द उत्तर होगा। आदर का क्या होगा, अनादर या फिर निरादर भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, अपोजिट मीनिंग होते हैं। आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि एक शब्द का मतलब क्या, बहुत से शब्दों को कोई एक शब्द दिया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पे देखिए, इतने सारे शब्दों को एक शब्द कौन सा दिया गया है, जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, अतिथि बोलते हैं। जिसका आदि ना हो उसे अनादि बोलते हैं। जिसका जन्म ना हुआ हो अजन्मा बोलते हैं। ऐसे जैसे सिंपल से शब्द होते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, जो पढ़ा लिखा हो, है ना, इससे रिलेटेड भी आपको पूछे जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ऐसे ही आपसे दो और पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको पूछ लिया, जैसे जो बहुत जानता उसे क्या बोल सकते हैं, बहुअज्ञ बोल सकते हैं ना। ये काफ़ी ज़्यादा आपसे जो है पूछे जाते हैं।
आगे देखिए अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। देखो अनेकार्थी शब्द पता है क्या होते हैं, वाक्य में ना प्रयोग के आधार पर ना इनका अर्थ अलग अलग होता है, उसे हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखिए, यहाँ पे नीचे देखिए, माँ ने सोने का एक सुंदर हार खरीदा। यहाँ पे कोई हार यानी कि नेकलेस की बात हो रही है, लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए खेल में मोहन की हार हो गई। अब यहाँ पे भी हार लिखा है, शब्द तो सेम है। देखो हार हार दोनों शब्द सेम है दोनों वाक्यों में, लेकिन पहले वाक्य में जो हार का अर्थ है वो क्या है, एक नेकलेस के रूप में प्रयोग किया गया है। और दूसरे वाक्य में देखिए हार का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हार है यहाँ पे लॉस की बात हो रही है ना, जो मतलब हारने की बात की गई है। ऐसे दूसरे में देखिए राम अपने कुल का इकलौता बेटा, यानी कि कुल मतलब अपने फैमिली में जो है अपनी जाति का जो है एक इकलौता बेटा है। दूसरे में देखिए क्या है, सीता के पास कुल 4 किताबें हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो कुल यूज़ हुआ वो किसके रूप में हुआ है, वो टोटल के रूप में प्रयोग किया गया है। तो दोनों में कुल का अर्थ देखिए अलग अलग है, और ऐसे ऊपर हार का अर्थ भी देखिए अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको हम बोलते हैं कौन से शब्द, अनेकार्थी शब्द। मतलब वाक्य में प्रयोग के आधार पर जो है इनका अर्थ भी अलग अलग हो सकता है। आगे आइए, आगे देखिए हम लोग शब्द शक्ति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के अंदर 3 चीज़ें पढ़ेंगे हम, है ना। कौन कौन सी है वो देख लेते हैं एक बार। एक हम पढ़ेंगे किसके बारे में, शब्द शक्ति के अंदर हम पढ़ेंगे अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है, व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है। इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पे है क्या चीज़ है ये, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है, जब किसी शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उस शब्द का साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, तो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधा का अर्थ सीधी बात समझिए आप, कि यहाँ पे वाक्य में आपको सीधा सीधा डायरेक्ट जो है उसका आपको मीनिंग पता चल रहा है ना, उसको बोलते हैं अभिधा। जैसे देखिए राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, बिल्कुल थे वहाँ के राजा, है ना, वहीं के राजा थे, उसी की बात हो रही है। गुलाब का फूल बहुत सुंदर था। मान लीजिए यहाँ पे आपको ना डायरेक्ट ईजिली आपको सेंटेंस जो है वाक्य बिल्कुल समझ आ रहा है, वो सीधी सीधी बात बोली जा रही है ना। मोहन पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल सीधी बात बोली गई है। गाय घास चर रही है, ये डायरेक्ट सीधी सीधी बात है, जो हो रहा है उसी के बारे में बताया जा रहा है ना, कोई अलग से अर्थ नहीं बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये होती है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति मतलब यहाँ पे आपको किसी भी शब्द का अर्थ जो वो डायरेक्ट समझ आता है, सीधी सीधी साफ साफ बातों में आपको समझ आ जाएगा। लेकिन दूसरा लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है, देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा बदलाव होगा। जब किसी शब्द के साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ छोड़कर लक्षणा के अनुसार अन्य अर्थ ग्रहण किए जाता है, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति में आपको एक मैं छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ, आप वही याद रखिए, आपको वहाँ से समझ आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला कि उसका बेटा, जैसे लिखा हमने, उसका बेटा गधा है, उसका बेटा गधा है। अब आप खुद सोचिए यार, कोई लड़का है ना, कोई बेटा है, वो गधा हो सकता है क्या, वो रियल में गधा नहीं हो सकता, वो गधे जैसा नहीं होगा। कहने का मतलब कि वो गधा नहीं हो जाएगा बोलने से, मतलब कि गधे जैसी उसकी हरकतें हो सकती है, उसके जो लक्षण है वो गधे जैसे हो सकते हैं ना। जब कंपेयर करते हैं किसी को, मतलब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो किसी से, उसको गधा नहीं बना सकते हो डायरेक्ट कि हाँ उसको 4 टांगे लगा दो, है ना, उसकी जो फेस गधे का लगा दो उसको, वो अलग चीज़ है, वो गधा नहीं है, उसकी वो है इंसान ही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसके लक्षण गधे जैसे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। अब देखो यहाँ पे ना, इसको समझिए। जैसे बहुत सी एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, एक देखिए इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रूढ़ा लक्षणा, है ना, रूढ़ लक्षणा बोलो या रूढ़ा लक्षणा बोलो। इसमें देखिए क्या कहा गया है, जब किसी शब्द का परंपरा से चले आ रहे हैं, ऐसे कुछ शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं अर्थ को ग्रहण किया जाता है, जब किसी शब्द को परंपरा से चले आ रहे अर्थ को ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ पर रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मुहावरे में रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति प्रयोग होती है। ये आपको याद रखना कि मुहावरे में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है, रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए मोहन हवा से बातें करता है। अब मोहन हवा से बातें कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है ना। मतलब कि हो सकता है बाइक तेज चला रहा हो, मतलब अर्थ कुछ हो रहा है। मैं अगर बोलूं कि वो लड़का तो हवा से बातें कर रहा था, इसका मतलब क्या है कि वो बाइक तेज चला रहा था, मतलब अर्थ कुछ और ही निकल रहा है यहाँ पे। वो डायरेक्ट हवा से बातें करने की बात नहीं कर रहा कि हाँ वो उससे बात कर रहा है, कहने का मतलब कुछ उल्टा होगा। क्या होगा कि यहाँ पे जो है वो बाइक तेज चला रहा है। सैनिकों ने कमर कस ली, है ना, कमर को कसा जाता है कभी, है ना, मतलब तैयार हो गए लड़ने के लिए। लाठियाँ चल गई, कश्मीर खून में डूब गया। खून में कैसे डूब गया, मतलब वहाँ पे खून ही खून फैल गया। देखो लाल पगड़ी जा रही है। लाल पगड़ी कभी जा सकती है खुद से, हो सकता है कि किसी ने लाल पगड़ी पहनी हो, उस हिसाब से उसको बोला गया हो ना।
जो बातें हो नहीं सकती आप उसको कैसे मान लोगे? मोहन हवा से बातें कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन क्या हो सकता है, हवा से बातें करने का अर्थ ये होगा कि वो बाइक को तेज चला रहा है, ये अर्थ हो सकता है उसका। दूसरा होता है प्रयोजनवती लक्षणा शक्ति। जब किसी प्रयोजन के कारण लक्षक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर प्रयोजनवादी जो है लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब दूसरे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, हम देखो ध्यान से, आओ मेरे शेर। अब कोई लड़का होगा वो शेर तो नहीं होगा, कोई शेर तो होगा नहीं, बस उसको बोला आओ मेरे शेर, है ना। तो यहाँ पे वो शेर नहीं, वो लड़का ही है। उसका मन पत्थर का बना है। मन पत्थर का हो सकता है क्या? इसका मतलब क्या, उसका मन जो है ना वो कठोर है। मन उसका पत्थर का नहीं हो सकता, रियल में पत्थर जैसे कठोर होगा। हम तो गंगावासी है। गंगावासी का मतलब क्या कि गंगा के आसपास के रहने वाले लोग हैं। यह जमुना पुत्रों का नगर है, ठीक है। यह ताजमहल कब पूरा होगा? ये आपकी जो एग्जाम्पलें होती है ये आपको या ताजमहल कब पूरा होगा का अर्थ ये है कि मान लो कोई लड़का अपना कोई घर बना रहा है पर, है ना, कोई लड़का, तो उसको भी कबर बोल देते ना कि यार तेरा ताजमहल कैसे कब पूरा होगा ना, तेरा ताजमहल कब पूरा होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो उसके घर को बनते हुए बहुत टाइम हो गया और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कई बार उसको बात लगा रहा है उसको जी कह के कि आपका ताजमहल कब पूरा होगा, है ना। तो एक्चुअल में वो ताजमहल तो बना नहीं रहा है, बस उसको कंपेयर कर रहा है वहाँ पे। तो इस तरीके से जो हमारे अर्थ निकलते हैं इसको बोलते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। आगे देखिए व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है। अब सुनिए ध्यान से। जब किसी शब्द के मुख्यार्थ अर्थ और लक्ष्यार्थ अर्थ को छोड़कर कोई अन्य तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब इसमें आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो हम ऐसा बोलें कि दो चोर हैं, मान लो, है ना, दो चोर हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज अंधेरी रात है ना। मान लो उसने बोला कि आज अंधेरी रात है, तो यहाँ पे वो रात के बारे में नहीं कह रहा है। इसका अर्थ ये है कि चोर को इनडायरेक्टली वे में, यहाँ पे भी हम इनडायरेक्टली वे में बात करते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से बात करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि चोरी करना। इसका अर्थ क्या है कि चल चोरी करने चलते हैं। उसका कहने का मतलब ये है कि चोरी करने चलते हैं। तो यहाँ पे भी इनडायरेक्ट तरीके से बात होती है। हम कहने का कुछ और रहा है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है ना। तो यही जो बातें होती है इसको हम बोलते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। यहाँ पे अर्थ कोई अन्य ही प्रकट होता है ना। ना ही मुख्य अर्थ प्रकट होगा, ना ही लक्षक अर्थ प्रकट होगा। तो अर्थ प्रकट तो होगा क्या, कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आज हमने शब्द के जो है इंपॉर्टेंट मुख्य भेद देखे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी शेयर करना।